तो चलिए अमेरिका से एक और स्टोरी आपको सुना रहे हैं। स्टोरी नहीं, ये करंट का सबसे बड़ा टॉपिक है। अमेरिका में ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी को डीओजीई का जो विभाग इन्होंने बनाया है उसको सौंप दिया है। और इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से 100 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपयों को ये लोग बचाएंगे। या ऐसी भी सोशल मीडिया में गॉसिप आ रही हैं कि बिटकॉइन जैसा कुछ कॉइन लेके आएंगे जो दुनिया में एक नए मुद्रा के रूप में विकसित होगा। इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो रामास्वामी हैं भारतीय हैं और इनको अमेरिका की सरकार में इतना बड़ा पद मिलना, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके मालिक के साथ मंच साझा करना या उनके साथ एक मंत्रालय या एक विभाग को साझा करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए भी और या भारत के नौजवानों के लिए कि दुनिया में वो अपना करामात कैसे दिखा सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन स्टोरी भी आप समझ सकते हैं, करंट अफेयर भी समझ सकते हैं और जो हमें सिर्फ जानकारी के लिए सुन रहे हैं उनको तो मज़ा आने ही वाला है। तो चलिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको पता चले कि भारत का एक नौजवान किस प्रकार से दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश पे जाकर वहाँ के मंत्रालय में अपना सिक्का जमा चुका है। बात करेंगे साल 1942 की। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी कहानी हमने बना दी है, उसे आप देख सकते हैं, जाके सुन सकते हैं इसी चैनल पर एमपीएस हिंदी पर। इसी वीडियो के 2-3 वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा। तो जब 1942 में दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रही थी तो जंग के नए नए तरीके ईजाद हो रहे थे। इसी समय साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की अगुवाई में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। न्यूक्लियर बम का आविष्कार इसी की देन है जिससे पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया का माहौल ही बदल जाता है और उसके बाद से दुनिया में कभी वर्ल्ड वार भी नहीं हुए। कट टू 2014 यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार के राष्ट्रपति बने हैं। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को अहम जिम्मेदारियां इन्होंने दिया है और इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से मानी जा रही है। ट्रंप का दावा है कि मस्क और रामास्वामी मिलकर हर साल अमेरिका के सरकार के करीब $2 ट्रिलियन बचा सकते हैं और ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि खैरात बांटने वाला काम बंद कर दूंगा और जो भी पैसे बचेंगे मैं अपने यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सबकी सैलरी बढ़ाऊंगा, नई नियुक्तियाँ करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो इन बचे हुए पैसों का अपने अमेरिका के डेवलपमेंट में लगाएंगे और ये इन्हीं सब मुद्दों पर वो चुनाव भी जीते थे। भारत और भारतीयों के हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने लगातार जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बात की थी और जिसका असर भी दिखा कि भारतीयों ने जमकर बम्पर वोट किया और भारतीय जिन जिन राज्यों में अधिकाधिक हैं वो सभी राज्य डोनाल्ड ट्रंप के खाते में बहुमत से चले जाते हैं। डीओजीई क्या है? ये जो विभाग बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये है क्या? इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि परीक्षाओं में इसके बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीओजीई क्या है। वैसे डीओजी भारत में डॉग है, अंग्रेजी में भी डॉग है, लेकिन ई लगा हुआ है तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बतौर राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 से कामकाज संभालेंगे लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनानी अभी से शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं तो उससे पहले ही काफ़ी चीज़ें उनकी क्लियर होती है कि कौन गृहमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन किस किस पद पर, जो बड़े बड़े पद होते हैं जो भारत को संचालित कर सकते हैं उन पदों का पहले से ही लोगों को अनुमान भी होता है और भविष्य में जाकर वही होता है। जैसे कि एस जयशंकर को लेकर लग रहा था कि उन्हें एक बड़ा पद दिया जाएगा और उन्हें भारत का विदेश मंत्री भी बनाया गया। इसी तरह ट्रंप ने भी अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजीई बनाया है। तो डीओजीई का फुल फॉर्म आपने जान लिया होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो आपका भ्रम दूर हो गया होगा कि डीओजी का मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, कुत्ता नहीं होता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब आप जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। इसे केंद्र सरकार के मंत्रालय या किसी अहम एजेंसी जैसा समझना चाहिए। इस नए डिपार्टमेंट की कमान 2 अरबपतियों इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपी गई है। ये दोनों लोग दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में आते हैं। 12 नवंबर 2024 को ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इस युग का मैनहट्टन प्रोजेक्ट होगा। मैनहट्टन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया कि जिसमें किस प्रकार से किसका आविष्कार हुआ और उस आविष्कार के बाद कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा दुनिया में रुख ही बदल जाता है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी इसी युग का
वो अवतार माना जा रहा है। DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मकसद अमेरिकी सरकार के जो खर्चे हैं, जो सालाना खर्चे हैं, उनमें 1/3 तक कमी लाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE को काम पूरा करने के लिए 4 जुलाई 2026 तक का समय दिया कि इनके बीच में आप ये काम करिए। बाकी जो 3-4 सालों का कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का होने वाला है, उसमें ये काम आगे के सालों में उसको लागू कर दिया जाए। इस दिन अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल पूरे हो जाएंगे। ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर अमेरिका के लिए एक छोटी सरकार ज़्यादा ताकत और कम नौकरशाही के साथ देश के लिए तोहफा साबित होगा। यानी कम नौकरशाही का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जो सरकारी नौकरियों में भर्तियां हैं, कहीं ना कहीं उसको लिमिटेड करके कुछ नई चीज़ें निकाली जाएंगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों की छटनी भी हो सकती है। यानी कि कुछ ऐसे जो लोग होंगे जिनका कोई वर्क नहीं है, उन लोगों को हटा भी दिया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितकालीन बातें हैं। क्या होगा भविष्य में देखने वाली बातें होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया भी अनुसरण करेगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी आदित्यनाथ नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी अपने सरकारी कर्मचारियों में छटनी की थी। जैसे जो लोग काम नहीं करते थे, बस आके कुर्सी तोड़ते थे, ऐसे ऐसे लोगों को जबरन रिटायरमेंट उत्तर प्रदेश में कहा गया कि जबरिया रिटायरमेंट करा दिया गया। तो ऐसे मामले भी अमेरिका में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसका काफ़ी नुकसान भी होता है पॉलिटिकली, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कुछ लाभ होते हैं। तभी तो सरकारें ऐसा कुछ करने के लिए विचार करती हैं, क्योंकि कोई अपना वोट बैंक बिगाड़ना नहीं चाहता है। जब हम अमेरिका की आज़ादी के 200 साल पूरे होने की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका कैसे गुलाम हुआ था, अमेरिका की खोज कैसे हुई थी, अमेरिका किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना, डॉलर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुद्रा बना, वो सारी कहानी हमने MPS हिंदी इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में अमेरिका की कहानी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको कई वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप अमेरिका के बारे में, उसकी खोज से लेके आज वर्तमान DOGE की स्थापना तक की जानकारी उस पर आपको मिल जाएगी। तो तुरंत देर ना करिए, प्लेलिस्ट विजिट करिए। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें की थी, और इन चुनाव के दौरान एलॉन मस्क ने इनका खुलकर प्रचार किया था, जिसकी भी एक हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें डिटेल से हमने बात किया जब वहाँ का रिजल्ट हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में एलन मस्क ने लगभग $200 मिलियन, अगर इसको हम रुपए में आके तो ये करीब 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं, और एलन मस्क ने इनके चुनाव प्रचार में इतने रुपए झोंक दिए थे। ट्रंप ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बनेंगे तो मस्क को एडमिनिस्ट्रेशन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, और पहले से भी ये बात तय थी। और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हमने आपको बताया था कि एलन मस्क जो हैं वो कोई ना कोई बड़ा पद धारण करेंगे, और इसका असर ये भी होगा कि भारत में इनका जो आपका स्टार लिंक करके है, भारत में भी इसकी एंट्री मिल जाएगी। और सिंधिया जी से जो पूछा गया था, अभी मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि भाई बताइए कि क्या अब एलन मस्क को भारत में आने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जियो है, और जियो की वजह से स्टार लिंक जो है उसको नहीं आने दिया है, क्योंकि स्टार लिंक जो है सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट लाएगा। और हमें जहाँ तक लगता है कि जियो ने भी अपना सैटेलाइट वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया होगा, और जब भी सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो भारत के और अमेरिका के सब एक साथ इंटरनेट एक साथ भारत में लॉन्च होंगे, जिससे कि जियो टक्कर दे सके। क्योंकि अगर स्टारलिंक भारत में आता है तो जियो की जो ग्रोथ रेट है वो डाउन होगी, और सारे जो यूजर्स हैं वो सैटेलाइट पे फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो हर जगह उपलब्ध होगा, क्योंकि वो उसे टावर से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो की रीच आप देखते हैं कि पूरी भारत में हर जगह जंगल हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, कहीं भी हो, रेडियो वहाँ पे चल जाता है, क्योंकि वो सैटेलाइट के द्वारा चलता है। ऐसे ही ये भी चीज़ें, इंटरनेट को भी सैटेलाइट के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये इन्होंने साबित भी किया यूक्रेन और रसिया युद्ध के दौरान, जिसमें इन्होंने दिया था इंटरनेट। ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी। भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति विवेक रामास्वामी रिपब्लिक पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने प्राइमरी चुनाव में ट्रंप को चुनौती दी थी, लेकिन हार गए। इसके बाद वो जोर शोर से ट्रंप के प्रचार में लग गए। रामास्वामी ट्रंप की लगभग हर रैली में नजर आए थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रामास्वामी को भी जिम्मेदारियां मिलनी तय मानी जा रही थी, और दोनों अमेरिकी अरबपति हैं। बजट को कहां खर्च करना है और कहां बजट में कटौती करनी है, दोनों बखूबी जानते हैं, क्योंकि इनका यही काम ही है। सरकार के खर्च पर लगातार मुखर रहे हैं। खर्च में सालाना 168 लाख करोड़ रुपए कटौती के लिए दोनों सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं कि ये दोनों
इसमें कहीं ना कहीं कमी करेंगे, जिससे अमेरिका को लाभ होगा। विवेक रामास्वामी कौन है, एलॉन मस्क कौन है? एलॉन मस्क के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपने जानी हुई है, हमने पहले भी बताई है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो नहीं जानते उनको पता चल जाए। और विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के हैं, भारत से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, किस प्रकार से ये वहाँ पे ग्रोथ किए हुए हैं। विवेक रामास्वामी जो है, इनका जन्म 9 अगस्त 1985 को अमेरिका में ही हुआ था। इनकी वर्तमान संपत्ति जो फोर्ब्स रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2024 फोर्ब्स के मुताबिक $1 बिलियन मानी जाती है। 2007 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था, यानी कि इनडायरेक्ट में कहा जाए तो ये साइंस से जुड़े हुए छात्र रहे हैं और बायोलॉजी से हैं। 2007 से 2014 तक हेज एंड फंड क्यूविटी फाइनेंशियल में काम किया। 2014 में फार्मास्यूटिकल कंपनी रोइवेंट साइंसेज की स्थापना की। 2023 में रिपब्लिकन पार्टी से इन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन भी किया। 2024 में राष्ट्रपति उम्मीदवार छोड़ी और ट्रंप के समर्थन में आ गए थे, क्योंकि ट्रंप ने इनको समझा दिया था कि भैया आ जाओ तुम मेरे साथ, तुम्हारी जो विचारधारा है वही हमारी विचारधारा है, हम दोनों मिल के काम आगे बढ़ाते हैं। मैं पहले से ही राष्ट्रपति था और इस बार मुझे बनाओ, और इन्होंने वही हुआ। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को पद मिल रहे हैं। प्रवासी परिवार में पैदा होने के बावजूद प्रवासियों के विरोधी रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी इनके ऊपर तंगबा है। अब भविष्य में देखने वाली बात होगी कि ट्रंप के साए में आकर क्या पता इनका कुछ रुझान भारत की तरफ हो जाए। खैर, प्रवासी परिवार का विरोध इन्होंने क्यों किया होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार से, और अगर सिर्फ भारतीयों की बात करते हैं तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे इनको वोट नहीं करते। तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ खेल होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ये साइकोलॉजी का खेल है। आइए एलॉन मस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म साउथ अफ्रीका में 28 जून 1971 में हुआ था, यानी कि ये अमेरिका के है ही नहीं। कुल संपत्ति इनकी लगभग $309 बिलियन है, ये भी फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक है। 1991 से 1995 इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में 2 डिग्रियां इन्होंने हासिल कर ली थी। 1995 में भाई किम्बल मस्क के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 इन्होंने शुरू की। 1999 में जिप2 को 1320 करोड़ रुपए में कॉम्पैक को बेच दी, और यहीं से इनका ग्रोथ स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक मोटी रकम इनको मिल गई। 1999 में फाइनेंशियल सर्विस कंपनी X.com शुरू की, जिसका नाम बदलकर पेपाल किया गया इनके द्वारा। फिर 2002 में इन्होंने ईबे ने पेपाल को करीब 7,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फिर एक बड़ी मोटी रकम इनके हाथ लगी। पहली बार इनको 1,320 करोड़ रुपए, दूसरी बार इन्हें लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिल जाता है। 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की। 2004 में टेस्ला मोटर्स में $75 लाख, उस वक्त के करीब 33 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया। 2020 में स्पेस एक्स इंसानों को स्पेस में ले जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी। 2021 में एलॉन मस्क $300 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति भी बने थे। ठीक है, आइए थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये पैसे बचाने का काम करेंगे, क्योंकि अमेरिका का कुल सालाना बजट करीब 564 लाख करोड़ रुपए का है, और DOGE के तहत मस्क और रामास्वामी को हर साल 168 लाख करोड़ रुपए खर्च घटाने का दावा किया जा रहा है, या इनके द्वारा किया जा रहा है। यह रकम भारत के कुल सालाना बजट से करीब 3 गुना ज़्यादा है। इसके लिए ट्रंप का सुझाव है कि सरकारी नौकरशाही को खत्म किया जाए, बेकार के सरकारी खर्चों को कम किया जाए, देश भर में गैर जरूरी नियमों को खत्म किया जाए और सरकारी एजेंसियों को रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि पूरा ही अमेरिका बदलने वाला है। रामास्वामी ने प्रस्ताव दिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे FBI कहते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा, और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म कर दिया जाए। रामास्वामी ने फेडरल वर्क फोर्स यानी सरकारी नौकरियों से 75% लोगों को निकाले जाने की बात भी कही है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, वी विल नॉट गो जेनिटी। ट्रंप सरकार में इतनी बड़ी छटनी होना संभव है क्योंकि 2022 में मस्क ने एक्स यानी कि तब का ट्विटर खरीदने के बाद 80% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग नौकरियों से लोगों को निकालेंगे। मस्क और रामास्वामी ने बजट में कटौती के लिए यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को दी जाने वाली विदेशी सहायता में भी कटौती करने की बात कर रहे हैं। सरकारी खर्च पर नज़र रखने वाली NGO सिटीजन्स
अगेंस्ट गवर्नमेंट वेस्ट के मुताबिक डीओजीई को आधिकारिक विभाग के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी संस्थाएं बना सकती है। अमेरिका में बदलाव करने के लिए समय की ज़रूरत है, जो डीओजीई के पास बहुत कम है। डीओजीई को काम पूरा करने के लिए 4 जुलाई 2026 तक का समय है। यह मस्क और रामास्वामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने बड़े टारगेट को बहुत कम समय में अचीव करना नामुमकिन लगता है। खैर, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरकार के बजट में 168 लाख करोड़ रुपए घटाना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आया हुआ है। एलन मस्क पहले से ही टेस्ला और स्पेस एक्स समेत कई हाई प्रोफाइल कंपनियों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। समय की कमी होगी। इन जिम्मेदारियों के बीच डीओजीई पर काम करना बेहद मुश्किल है। बुकिंग इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस स्टडीज की सीनियर फेलो एलेन कामारक के मुताबिक जो चीज़ें वो बताई हैं रिपोर्ट में, वो हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक असफल ऑपरेशन होने जा रहा है। इसकी सफलता के चांसेस कम है, ऐसा इनका मानना है। यह किसी पागलपन से कम नहीं है, क्योंकि 564 लाख करोड़ के सालाना बजट का 1/3 हिस्सा कम करना बहुत बड़ा जोखिम है। अमेरिका के कुल बजट का 2/3 हिस्सा सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर समेत कई कार्यक्रमों को दिया जाता है। बड़ा हिस्सा बजट रक्षा पर खर्च होता है। ऐसे में 168 लाख करोड़ रुपए खर्च कम करना देश को नुकसान में डाल सकता है। 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी सरकार में बदलाव लाने का वादा किया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति अल गोरे ने सरकार में बदलाव के लिए नई नेशनल पार्टनरशिप बनाई थी। गोरे का उद्देश्य भी ट्रंप की तरह नौकरियों में कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना और सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना था। गोरे को सरकारी कार्यक्रमों में ओवरलैप कम करने और कुछ सरकारी नौकरियों में कटौती करने में सफलता मिली थी, लेकिन यह टारगेट बहुत ही ज़्यादा कम था। आपको बता दें कि अमेरिका और अमेरिका की सरकार दो अलग एंटिटी हैं। अमेरिका भले ही सबसे बड़ी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका की सरकार दुनिया की सबसे कर्जमंद सरकार में से एक है। 2023 की विजुअल कैपिटल लिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सालाना कुल आमदनी करीब 334 लाख करोड़ रुपए है, जबकि सालाना खर्च करीब 564 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जितनी इनकी आमदनी है उससे ज़्यादा इसका खर्च है। यानी हर साल 229 लाख करोड़ रुपए का घाटा इनको होता है। इस घाटे की वजह से हर साल अमेरिका पर कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज लेने की सीमा 31.46 ट्रिलियन डॉलर तय है। फिलहाल भारत की इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत के लोग 10 साल में सामान बनाकर और नौकरी करके जितना कमाते हैं उतना अमेरिका पर कर्ज चढ़ा हुआ है या हो जाता है। अमेरिका में अभी जो हालात हैं, अगर उसे समझें या उसके समझने के लिए हमें अपने घर के बजट को भी समझ लेना चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास घर में कमाई कम और खर्च ज़्यादा है, ऐसे में आप खर्च में कटौती करके बचत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर खर्च बहुत ज़रूरी हो तो कर्ज लेकर उसकी भरपाई करते हैं। पिछले 50-60 सालों में अमेरिका यही होता आया है। यानी अमेरिका सरकार टैक्स वगैरह से होने वाली कमाई से ज़्यादा खर्च करती आई है। इस खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिकी सरकार अपने इकबाल के बूते दुनिया भर से कर्ज लेती है। पोल पट्टी इनकी खुल गई है ना। आप देख रहे हैं कि अमेरिका भले ही सुपर पावर होने का दावा करता हो, लेकिन कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, आपके अगल बगल भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कर्जे में डूबे रहेंगे, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत बड़े 30 मार्क हैं। अमेरिका में सरकारी आमदनी और खर्चों का हिसाब ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखता है। यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों या कंपनियों से बॉन्ड के जरिए कर्ज लेती है। ये एक तरह का दस्तावेज है। मान लीजिए किसी कंपनी ने अमेरिका से 1000 का बॉन्ड 10 साल के लिए 10% ब्याज के दर पर खरीदा। अब उस कंपनी को अमेरिका से हर साल 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। ये एक ब्याज कंपनी को अगले 10 साल के लिए मिलेंगे। 10 साल बाद इस बॉन्ड को 1000 में बेचकर वह कंपनी अपना पैसा वापस ले सकती है। अमेरिका पर भरोसे के चलते दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीदकर उन्हें कर्ज देने से पीछे नहीं हटते। अमेरिकी सरकार को कर्ज देने के लिए चीन और जापान के इन्वेस्टर्स ने 9% बॉन्ड खरीद रखे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका का केंद्रीय बैंक भी अमेरिकी सरकार को कर्ज देता है। इस समय सबसे ज़्यादा 36% बॉन्ड तो अमेरिका ने खुद ही खरीद रखा है। हालांकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक में पैसा है, लेकिन कर्ज की सीमा पार होने की वजह से सरकार यहाँ से भी पैसा नहीं ले सकती है। अमेरिका में इतनी जो कर्ज है सरकार के ऊपर, इतना
कैसे बढ़ा, इसकी कुछ वजहें हैं। जैसे 1980 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने टैक्स में कटौती की, इससे सरकार की कमाई घटी और सरकार को रिकॉर्ड कर्ज लेने के लिए ज़रूरत महसूस हुई और इनको कर्ज लेना पड़ा। 2000 के दशक में आई मंदी से निकलने के लिए अमेरिका को भारी कर्ज लेना पड़ा था। 2001 से 2003 में अमेरिकी सरकार ने टैक्स में कटौती की, ऐसे में खर्च चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ा। 2017 में एक बार फिर से ट्रंप सरकार ने टैक्स में कटौती की, फिर कर्ज बढ़ा। 2020 में कोरोना महामारी ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका में, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मरने वालों की संख्या देखी जाए तो अमेरिका उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े देशों में शामिल था। यानी कि भारत में जितने लोग मरे उससे ज़्यादा लोग अमेरिका में मरे थे कोविड महामारी में, और अमेरिका को दवा देने वाला भी भारत ही था, जिसके लिए भारत और नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में एक बार तो तीखी नोकझोंक का भी मामला निकल के आया था, क्योंकि भारत ने एक दवा थी, दवा का नाम नहीं लेंगे, तो उस दवा के लिए भारत सरकार ने अमेरिका को बोला था कि थोड़ा रुको भाई, तुमको देंगे, थोड़ा हमको इधर अपने ही काम में लेना है। तो ट्रंप ने एक तरीके से गर्म लहजे में कहा था कि हमको तुरंत दो। तो खैर मोदी और ट्रंप में दोस्ती थी तो मोदी ने भिजवा दी। खैर चाहे मोदी का कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी मामला रहा कि भैया ट्रंप हमसे मांगे, तो ट्रंप ने मांगा, फिर इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो वो बुखार की दवा थी जो वहाँ पे नहीं बनती है, तो भारत में ही बनती है सबसे ज़्यादा, तो यहीं से होता है। और आपको बता दें कि दुनिया में पैकिंग के मामले में भारत सबसे बड़े देशों में से माना जाता है जहाँ पे दवाइयों की पैकिंग होती है। दुनिया में दवाई कहीं भी बने, पैकिंग भारत में ही होती है, ऐसा आपको जानने को मिलेगा। जब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और कोविड के दौरान भी मुझे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। 2020 में कोरोना महामारी ने अमेरिका की इकॉनमी पर बुरा असर डाला। इसकी वजह से सरकार की आमदनी कम हो गई और कर्ज लेकर सरकार को खर्च चलाना पड़ा था। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि अमेरिका को इस विभाग की ज़रूरत महसूस हुई डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने बना दिया। अब ये खर्च को घटा सकते हैं या नहीं सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। 2026 में पता चलेगा, 1.5-2 सालों में पता चल जाएगा कि क्या मामला होने वाला है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 295 सीटें मिली हैं और बहुमत के लिए 270 सीटें चाहती हैं, लेकिन इन्होंने 295 सीटें जीती हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस से 226 सीटें जीत ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बता दी थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदुत्व के सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हमने पीछे बता दी हैं, उनको आप जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी कहानी अमेरिका की सुन सकते हैं, और भी कुछ बड़ी चीज़ें अमेरिका से आएंगी तो उसी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड होते रहेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, उनको बताइए कि DOG मतलब कुत्ता नहीं, DOG मतलब एक ऐसी संस्था जो वहाँ की इकोनॉमिकल सेंटर को बूस्ट देने का काम करेगी और सरकारी कर्मचारियों को उनके नौकरी से भगाने का भी काम करेगी। देखिए वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति जो है, वहाँ की पब्लिक का क्या मूड है, वो कैसे इसको लेते हैं, अलग बात है। खैर भारत में कहा जाए किसी कर्मचारी को निकालना है तो फिर देखिए धरना प्रदर्शन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।